हमारा ब्रह्मांड हमें बिल्कुल असली नजर आता है, लेकिन ऐसा ना हो सकता है कि हम किसी और के मनोरंजन के लिए बने वीडियो गेम के किरदार भर हो। लेकिन एक कंप्यूटर आखिर ब्रह्मांड के सारे पहलुओं को कैसे समेट सकता है? हो सकता है जो रैंडम नजर आता है वो पहले ही सच होने के लिए प्रोग्राम किया जा चुका हो। क्या हम ब्रह्मांड के नियमों के कुछ भी खामियों का पता लगा लेंगे और उसके छिपे हुए कोड को ढूंढ लेंगे? क्या हम एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। आप एक गुलाब लीजिए, उसकी गंध सूंघिए, इसकी पंखुड़ियों से आपकी आंखों को ताजगी मिलेगी। अपने उंगली पर उसकी कांटे की चुभन को महसूस कीजिए। ये सारे एहसास हमारे दिमाग में सच की तरह भरे हुए हैं। लेकिन अगर वो बनावटी हो तो? अगर हम किसी और के वीडियो गेम में खेलने वाले खिलाड़ी भर हो तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिग बैंग वो पल था जब किसी ने एक स्विच दबाया और हमारा ब्रह्मांड हरकत में आ गया? फिल्म द मैट्रिक्स में फेक रियलिटी के पीछे का सच देखने का एक ही तरीका था, लाल गोली ले लीजिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जेसी शेल को गेमों की अच्छी खासी जानकारी है। वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के छात्रों को वीडियो गेम बनाना सिखाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एक कंप्यूटर के अंदर अपनी दुनिया को पूरी डिटेल में बना पाना कितना मुश्किल है। सबसे आला दर्जे के वीडियो गेम आज भी 2 डायमेंशन वाली स्क्रीन पर ही खेले जाते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। एक फ्लैट स्क्रीन पर 3 डायमेंशन का भ्रम पैदा करना आसान है, मगर उस दुनिया को सचमुच 3 डायमेंशन में ऐसा बना पाना बहुत मुश्किल है जिसमें हम चल फिर सकें। हम अभी जो भी प्रोग्राम करना जानते हैं उसके मुकाबले 3D स्पेस को प्रोग्राम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जेसी और वीडियो गेम बनाने वाले दूसरे लोग वैसे सिमुलेशन करने में माहिर होते हैं जैसे चीजें अंतरिक्ष में कहीं आती जाती हैं। वो भी न्यूटन के ग्रेविटी और मोशन के उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जिनके सहारे हमारी दुनिया के डिजाइनरों ने हमारी दुनिया बनाई थी। इन बॉलों में वजन है, इनके चारों तरफ से हवा गुजरती है। इन बॉलों की सतह पर इलेक्ट्रिकल चार्ज भी घटता बढ़ता है, और भले ही मैं थोड़ा सा चूक जाऊं, पर फिजिक्स के नियम कभी नहीं बदलते। लेकिन अगर नियम ही गलती कर रहे हो तो हमें फौरन पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो हमारी दुनिया का एक्यूरेट सिमुलेशन नहीं है। एक विश्वास करने लायक रियलिटी बनाने के लिए सिर्फ चीजों के रूप और उनकी चाल की परफेक्ट प्रोग्रामिंग करने भर से कुछ नहीं होने वाला। उस प्रोग्राम के अंदर दूसरी सेंसेस भी होनी चाहिए, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और महसूस करने की। साथ ही दूसरी बारीक खूबियां भी जरूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज थोड़ी अटपटी हो, जैसे कि अगर इस कॉफी का टेम्परेचर और स्वाद भी इस दलिये जैसा ही हो, तो हम फौरन समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम स्वाद को कैसे कंप्यूटराइज कर सकते हैं? या फिर अपने पैरों के नीचे मुलायम घास कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे? हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी गैसें, पानी के अणु, धूल के कण और पोलन भरे होते हैं। कार्नेगी मेलन्स एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी में जेसी इन सिमुलेशन को ज्यादा से ज्यादा इमर्सिव बनाना चाहते हैं। वो जिसे केव कहते हैं उसके अंदर एक मूविंग प्लेटफॉर्म हमारे विजुअल एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर बना देते हैं। मगर कई बार सिमुलेशन एक कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें हमें किसी वीडियो गेम की तरह ग्लिच मिलते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अगर हम असली दुनिया का सिमुलेशन बना रहे हो तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हो। जब किसी कंप्यूटर पर रेंडर करने के लिए बहुत ज्यादा विजुअल्स जमा हो जाते हैं और वो उन्हें संभाल नहीं पाता, तब हमें स्क्रीन टीयरिंग नाम की एक खराबी नजर आती है। हमने अपनी दुनिया में कभी ये सब नहीं देखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ग्लिच उसके अंदर मौजूद लोगों को नजर ही आ जाए। अगर कोई सिमुलेशन फ्रीज हो जाए तो उसके अंदर मौजूद लोग उसे देख भी ना पाएं, क्योंकि वो 1000 साल के लिए भी फ्रीज हो सकता है। और जो भी उस सिमुलेशन का हिस्सा होगा वो भी एक सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में फ्रीज हो जाएगा।
और फिर उसके बाद जब वो दोबारा शुरू होगा तो उन्हें लगेगा कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होगी। अगर किसी ने हमें अपने कंप्यूटर के अंदर बनाया होगा तो उन्होंने हमारी मानसिक खूबियों के लिए भी प्रोग्राम बनाए होंगे। उन्होंने ही हमारी वो कल्पनाएं, वो भावनाएं और हमारी वो सोच बनाई होगी जो बातचीत करते वक्त हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हम एक दूसरे से बात करके ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इसलिए एक एक्यूरेट कन्वर्सेशन प्रोग्राम बनाना बेहद जरूरी है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? एक फायरमैन। एक फायरमैन? बहुत बढ़िया। मतलब ये कि आपको मौत से डर नहीं लगता या आपको आग से खेलना पसंद है? बातचीत करते वक्त हमें एक पल में किसी समस्या का पता लग जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 700 करोड़ लोगों को एक ही साथ एक दूसरे से बात करके सिमुलेट करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। जैसे मानते हैं कि हमें बनाने वाले ने इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ शॉर्टकट्स अपनाए होंगे और उन तरीकों का ही इस्तेमाल आज गेम प्रोग्रामर कर रहे हैं। हम इसीलिए कुछ लोगों को अहम किरदार बना सकते हैं और फिर उनके इर्द गिर्द करोड़ों मामूली किरदार खड़े कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ डिटेल सिमुलेशन ही दिखाएं जिसमें हम एक खास वक्त को ही देख सकते हैं। अगर हम किसी एक ही जगह पर ध्यान दें और हमारा सारा फोकस बस वहीं हो तो उसके आसपास की बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं। हो सकता है कि आप उस गेम के अकेले एक्टिव प्लेयर हों जिसे आप अपनी जिंदगी कहते हैं। बाकी लोग सिर्फ तभी नजर आते हैं जब आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं, मगर उस दौरान सिर्फ आपका प्रोग्राम ही लगातार चलता है, सोते वक्त भी। सपने भी एक तरह के सिमुलेटेड रियलिटी ही होते हैं। ऐसे में सपनों को प्रोग्राम करने के लिए हमें वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक वर्चुअल रियलिटी बनानी पड़ती है। अगर हमारी दुनिया भी एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल क्रिएशन हो तो हमें उसे बनाने वालों के बारे में क्या पता लगता है? अगर उन्होंने भी इस पूरे ब्रह्मांड की रचना एक गेम के तौर पर ही की हो तो? भले ही हमारे लिए अपने जैसे किसी ब्रह्मांड की रचना कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो, लेकिन ये उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जो हमारे ब्रह्मांड से ज्यादा कहीं ज्यादा उन्नत ब्रह्मांड में रहता हो। मैं तो बस यही मानता हूँ। अगर हम अभी एक सिमुलेशन में रह रहे हैं तो उसे बनाया किसने? ईश्वर ने, या ऐसे एलियन जीवों ने जो हमें अपने अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजना चाहते थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बनाने वाले हमारे ही भविष्य के रूप हो? निक बॉस्ट्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि हम अपने ही वंशजों के कंप्यूटरों के अंदर रह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की ये इमारतें काफी पुरानी हैं। मेरे ख्याल से ये दीवार करीब 500 साल पुरानी रही होगी। अब ये देखिए कि हमने इस दौरान कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अगर हम आज से कुछ 100 साल बाद जाएं, तो शायद देखेंगे कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए उतनी ही चौंकाने वाली है जितनी कि ये दीवारें बनाने वाले हमारे पूर्वजों के लिए टेलीविजन था। निक मानते हैं कि आने वाली कुछ सदियों में हम टेक्नोलॉजी को अपनी बायोलॉजी से जोड़ देंगे। हम पोस्ट ह्यूमन बन जाएंगे, यानी इंसान और मशीन के हाइब्रिड, और हमारे पास गजब की कंप्यूटेशनल पावर होंगी। अगर हम ये कल्पना करें कि हम सभ्यताओं को खत्म होने से रोक सकते हैं और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को बाहरी दुनिया में यहां से वहां ले जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए भी करेंगे, अपनी बुद्धि को बढ़ाने में करेंगे, तो हम भी पोस्ट ह्यूमन वाली स्थिति में होंगे। पोस्ट ह्यूमन से मेरा मतलब है ऐसे सुपर इंटेलिजेंट इंसान या सभ्यता जिसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को पूरी तरह से बदलने में किया हो। और तब एक पोस्ट ह्यूमन और एक आम इंसान के बीच वही फर्क होगा जो आज इंसान और चिंपैंजी के बीच है। मूर के नियम के मुताबिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में दुगनी होती जाएगी, और जब वो पावर बढ़ेगी, वर्चुअल रियलिटी सिस्टमों का रियलिज्म भी बढ़ेगा। कुछ ही दशकों में रियलिटी के सिमुलेटेड वर्जन उनसे लाखों गुना बेहतर हो जाएंगे जो वो आज हैं। आज से सिर्फ 20 साल पहले किसी शहर का रियलिस्टिक सिमुलेशन नामुमकिन सा था, मगर अब हम वो नकली नजारे बिल्कुल असली बना सकते हैं। और जब सारे पोस्ट ह्यूमन की प्रोसेसिंग पावर साथ होगी, तब हमें पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले तमाम लोगों को भी रेंडर करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक इंसान के दिमाग को सिमुलेट करने के लिए कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और फिर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक उन्नत सभ्यता के पास कितनी कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। एक बहुत उन्नत सभ्यता के पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर हो सकती है कि वो 700 करोड़ लोगों के साथ पूरी दुनिया का सिमुलेशन बहुत आसानी से कर सके। हमारी दुनिया का एक वर्चुअल रूप बनाना होगा तो पोस्ट ह्यूमन के लिए उतना ही आसान होगा जितना कि हमारे लिए चुटकी बजाना। मगर निक को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे वंशज पहले ही ऐसा कर चुके हैं? इंसान की इस बेशकीमती असली खोपड़ी का इस्तेमाल शेक्सपियर के मशहूर नाटक हैमलेट के पहले प्रदर्शन में हुआ था। ये वो होठ हैं जिन्हें मैंने न जाने कितनी बार चूमा था। असल में ये खोपड़ी की सस्ती नकल है जिसका इस्तेमाल जाने कितनी बार हुआ है उस नाटक के प्रदर्शन में, लगभग हर बार। अगर हम में से हर शख्स इस खोपड़ी जैसा ही हो तो सिर्फ एक ही खोपड़ी असली और बायोलॉजिकल हो और उसकी हजारों नकल हो। इस बात की संभावना कितनी है कि मैं अपना ही असली रूप हूं या फिर आप अपने ही रूप का असली वर्जन हो तो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्ट्रॉम भी अपनी सोच को हमारे बहुत ही बुद्धिमान पोस्ट ह्यूमन वंशजों की सोच जैसा बनाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि हमारे वंशज अपनी बेमिसाल कंप्यूटिंग पावर की बदौलत वर्चुअल रियलिटी बना सकते हैं और उन्हें वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम टीवी देखते हैं। मान लीजिए कि मैं उन पोस्ट ह्यूमन में से एक हूं और मैं साइंस के लिए या फिर सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बेहद आला दर्जे के सिमुलेशन करता हूं, और आप ये मानिए कि ये आज तक का एक बेहतरीन नाटक है। कमाल है। मेरा परिवार भी अजीब है। बीवी है जिसके सिर में दिमाग ही नहीं है। मेरा बेटा। आपने मुझे बुलाया पापा? अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विलियम शेक्सपियर आज से 400 साल पहले एक डेनिश राजकुमार हैमलेट की कहानी को सिमुलेट किया था। आज से 400 साल बाद जब हमारे वंशज कोई नाटक लिखेंगे तो वो शायद हमारे सिमुलेशन बनाए। आखिर आप ये क्या बकवास कर रहे उन हैं? पोस्ट ह्यूमन के पास जो काबिलियत होगी उनकी बदौलत तो मैं सिमुलेशन को तब तक रिफाइन कर सकता हूँ जब तक कि वो मेरे पूर्वजों की रियलिटी जैसे ना हो जाएं। बस रहने दो। ऐसे में एक बात की संभावना कितनी हो सकती है कि हम भी एक पोस्ट ह्यूमन हार्ड ड्राइव पर बने डेटा के पैटर्न पर हो। निक ने अपने एक सहयोगी के साथ कैलकुलेशन किया तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले निकले। अगर मेरी पोस्ट ह्यूमन सभ्यता के पास ये काबिलियत हो कि वो मेरे पूर्वजों का एक्यूरेट सिमुलेशन बना सके, तो जल्द ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम सिमुलेशन के हजारों ही नहीं बल्कि लाखों वेरिएशन बना सकते हैं और उनसे अपने अतीत के सभी मुमकिन वेरिएशन की जांच कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम सचमुच बायोलॉजिकल जीव ही हैं और 21वीं सदी में ही रह रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये असल में 25वीं सदी है और हम अपने पूर्वजों की कई सिमुलेटेड नकलों में से एक हैं? निक मानते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल इंसान होने की संभावनाओं के आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये नाटक पहली बार हो रहा है और मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं हजारों साल के दौरान इस नाटक के हजारों प्रदर्शनों में से किसी एक प्रदर्शन को देख रहा हूँ। कट। बहुत बढ़िया। अगर निक की ये बात सही है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी कंप्यूटर पर बने नाटक जैसी ही है और शायद हमें बनाने वाले इस शो का मजा ले रहे हों। क्या इंसान जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को कंप्यूटर पर सिमुलेट किया जा सकता है? हम जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उसके किरदारों ने इतने सालों के दौरान काफी लंबा सफर तय किया है और अब क्रूड पिक्सेलेटेड ब्लॉक से बनी बॉडी की जगह बिल्कुल असली जैसे इंसान बनाए जाने लगे। लेकिन बिल्कुल असली नजर आने वाले अवतार भी सिर्फ बाहर से ही असली नजर आते हैं। क्या हम ऐसा शरीर बना सकते हैं जो अंदर से भी बिल्कुल असली हो, सेल दर सेल? और
क्या वो सिमुलेटेड इंसान एक हाड़ मांस वाले इंसान की एग्जैक्ट कॉपी होगा? स्टीव लार्सन दुनिया का पहला फुल्ली डिजिटल जीव बनाना चाहते हैं जो अपने बायोलॉजिकल रूप की हूबहू नकल होगा। वो शुरुआत छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। हमें दुनिया भर में 1 मिलीमीटर लंबे वॉर्म मिल जाते हैं जो एक वॉर्म से काफी छोटे होते हैं। बड़ी मुश्किल से नजर आने वाले इन वॉर्म को सी एलिगेंस कहते हैं। भले ही ये बात बड़ी अटपटी लग रही हो, पर यह एक ऐसा जीव है जिसका अध्ययन बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस में सबसे ज्यादा किया गया है। स्टीवन और इनके साथी इस छोटे से जीव से जुड़ी कई दशक की रिसर्च जमा कर रहे हैं ताकि दुनिया का पहला बिल्कुल असली जैसा कंप्यूटर जनरेटेड वर्म बना सके। उसमें करीब 1000 सेल होते हैं, सच कहें तो 959, और सिर्फ 302 न्यूरॉन होते हैं और करीब 95 बॉडी वॉल मसल सेल होते हैं। सुनकर तो लगता है कि उसे बनाना बड़ा आसान होगा, मगर ऐसा है नहीं। हर सेल को अपना एक खास कंप्यूटर कोड चलाना पड़ता है और कोड के सभी हिस्सों को वैसे ही साथ में काम करना पड़ता है जैसे कनेक्टेड सेल करते हैं। हाँ, तैयार होने के बाद वो सिर्फ दिखने में ही असली जैसा नहीं लगेगा, बल्कि वो काम भी असली जैसा ही करेगा। उसे वर्चुअल खाने की जरूरत पड़ेगी, वो वर्चुअल पार्टी भी करेगा और वर्चुअल बच्चे भी पैदा करेगा। और ये सब बनाना इतना आसान नहीं है। एक रिमोट से चलने वाली कार में सी एलिगेंस के 10वें भाग जितने ही पुर्जे होते हैं। ये एक बड़ी कार है जो हजारों पुर्जों से बनी है, जिनमें इसमें लगे कंप्यूटर और वायरिंग भी शामिल है। तभी ये तरह तरह के मुश्किल काम भी करती है, जैसे कि रास्ता पता लगाना, एयर कंडीशनिंग, और इसमें लाइट भी है। एक वर्म के अंग भी किसी कार के पुर्जों की तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम जो वर्म बना रहे हैं उसमें हम मसल सेल और नर्व सेल तो बना ही रहे हैं, साथ ही उनके मसल सेल और नर्वस सिस्टम के साथ में काम करने के मॉडल भी बना रहे हैं। उसके बाद हम मसल सेल को नर्वस सिस्टम से जोड़ देंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो ये नतीजा होगा। कुछ नहीं हुआ, वजह है इसके कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस। लेकिन अगर स्टीवन और उनके साथी सी एलिगेंस के हर सेल की बिल्कुल सटीक नकल करने में कामयाब हो गए और अगर वो सारे अलग अलग प्रोग्राम साथ में काम करने लगे, तो कंप्यूटर पर बना उनका वर्म वो कर सकेगा जो कोई कार नहीं कर सकती। ये काम किसी वीडियो गेम के असली जीवों को बिल्कुल सटीक किरदार बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर हम ऐसा करना चाहते तो कब का एक सी एलिगेंस बना लेते और वो बड़े ही अनोखे और हैरतअंगेज काम भी करता है। अभी तक तो स्टीवन और उनके साथियों के पास उस वर्म के मसल और नर्व सेल के लिए कुछ लिखे हुए प्रोग्राम हैं, लेकिन वो अभी भी उस कोड पर काम कर रहे हैं जिससे उनके अंदर होने वाले कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंटरैक्शन को सिमुलेट किया जा सके। अभी हमें ये सारी चीजें बनाने और एक दूसरे से जोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा वर्चुअल वर्म एक असली बायोलॉजिकल वर्म की तरह काम कर पाएगा। उसके बाद ये कई दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों को बनाने का भी काम शुरू कर सकेगा। एक इंसान लाखों करोड़ सेल्स का बना होता है, इसलिए कंप्यूटर पर एक बायोलॉजिकली एक्यूरेट इंसान की नकल बना पाना वैसा ही है जैसे 10 करोड़ से ज्यादा कारों से सारे पुर्जों को साथ में जोड़ दो। इस काम में शायद कई दशक या कई 100 साल लग जाएं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम एक दिन अपने वर्चुअल रूप बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे और वो हर लिहाज से हमारे जैसे ही होंगे। ऐसे में हमें ये मान लेना चाहिए कि एक दिन वर्चुअल या आर्टिफिशियल जीव भी अपने आप ही सोच समझकर काम कर लेंगे। हे, रुको! अगर हम पहले से ही वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि हम भी जीते जागते आर्टिफिशियल जीव ही हैं। लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? ये फिजिसिस्ट मानते हैं कि इन्हें ब्रह्मांड में काम करने के तरीके में एक ऐसी कड़ी मिल गई है जिसके सहारे ये साबित कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एक हकीकत है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को 3D ग्रिड पर बनाया जाता है। अगर किसी ने हमारे ब्रह्मांड को एक कंप्यूटर पर बनाया है तो हम भी शायद उस ग्रिड को ढूंढ निकाले जिससे हर चीज जुड़ी है। अभी तक हमें इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं, मगर एक साइंटिस्ट का मानना है कि हम किस तरह से ब्रह्मांड की सतह के नीचे देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वहां मौजूद एक आर्टिफिशियल वायर फ्रेम ने सारी सच्चाई को साथ में जोड़ रखा है।
साइलस बीन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है और वो उस ग्रिड को एक फुटबॉल फील्ड जैसा मानते हैं। एक फुटबॉल फील्ड को भी ग्रिड आयरन कहा जाता है क्योंकि उसके हर मीटर पर निशान लगे होते हैं। अगर हम उन निशान को एक साइडलाइन से दूसरी साइडलाइन पे फैलाएं और उन्हें एक से दूसरे छोर तक फैला दें और फिर उस ग्रिड को फील्ड के ऊपर एक तीसरे डायमेंशन तक फैलाएं, तब हमें एक ग्रिड या एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर मिलेगा जो काफी हद तक एक वीडियो गेम की बुनियाद के माहौल जैसा होगा। हम तो यही मानते हैं कि हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वो कहीं खत्म नहीं होता और उसे बांटा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष क्यूब में नहीं बटा है, लेकिन डिजिटल रियलिटी में तो ऐसा ही होता है। हमारे ग्रिड शायद दुनिया की सबसे छोटी चीज एक सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटी है। उस ग्रिड में एक दूसरे के जुड़े पॉइंट के बीच बहुत कम दूरी होती है। अगर हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं तो सवाल है कि वो स्पेस टाइम कैसे दिखता होगा। उसमें अंतरिक्ष हमेशा अलग टुकड़ों में होगा, ना कि निरंतर। आइए अब हम इस गोले के मॉडल को देखते हैं। ये दर्शाता है हमारे आज के ब्रह्मांड की समझ को। अभी हम ये नहीं जानते कि इसकी सरहद के आसपास क्या हो रहा है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि इस गोले के अंदर दो पॉइंट के बीच कोई निश्चित मिनिमम दूरी नहीं होती। हम कहते हैं कि अंतरिक्ष निरंतर नहीं होता। रोटेशनल सिमेट्री से हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर कोई हल्का स्ट्रक्चर है कि नहीं। अगर मैं इस गोले को नचाता हूँ और इसके अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो इसके अंदर वाला हिस्सा हमेशा एक जैसा ही नजर आता है, लेकिन मैं जब इस क्यूब को घुमाता हूँ तो आप सब देख सकते हैं इसकी लैटिस की दिशा बदलती है। ये रोटेशनल सिमेट्री के टूटने की बहुत अच्छी मिसाल है। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट किसी ग्रिड की धुरी पर नाच रहे हो या वो एक दूसरे को पार कर रहे हो तो उनका व्यवहार अलग होता है। इतने बारीक ग्रेन्ड वाली 3D ग्रिड हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाते। ये तो करीब करीब सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को चकराने वाला है। मगर साइलस और उनके साथियों ने इसका पता लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। अगर वो सचमुच है तो वो मानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक घटनाओं से हमें इसका अंदाजा मिल सकता है। सुपरनोवा से बहुत ज्यादा एनर्जी वाली खगोलीय किरणों के कणों की लहरियां निकलती हैं। मगर फिजिसिस्ट ने उनके बारे में एक बड़ी अनोखी बात देखी। वो जिस सबसे ज्यादा एनर्जी वाली खगोलीय किरणों को देखना चाहते हैं वो नजर नहीं आई है। साइलस मानते हैं कि इसकी वजह ये ग्रिड ही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड में कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि जब कोई खगोलीय किरण का कण बनता है तब उसमें मौजूद एनर्जी की क्या सीमा होती है। लेकिन मुझे एक ही सीमा नजर आती है जिसे हम कॉस्मिक रे कट ऑफ कहते हैं। अगर वो खगोलीय किरणें सिर्फ ग्रिड लाइनों पर ही घूमने को मजबूर हो जाएं, तो वो उनके एनर्जी पर ब्रेक लगाने का काम करेंगी। इस थ्योरी की जांच करने के लिए साइलस और उनके साथी अलग अलग दिशाओं में जाने वाली खगोलीय किरणों के एनर्जी लेवल की तुलना करना चाहते हैं। सोचिए इस बैंड का हर सदस्य खगोलीय किरणों का एक कण है। ऐसे में हम इनकी गतिविधियों को देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर चूंकि कोई ग्रिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए सारे कण हर दिशा में एक ही तरह से जाते हैं। आइए देखते हैं अगर इसके अंदर ग्रिड स्ट्रक्चर हो तो क्या हो सकता है। उस ग्रिड एक्सिस पर सीधे सीधे चलना तो वैसा ही है जैसे इस बैंड के नीली यूनिफॉर्म वाले सदस्य चल रहे हों, लेकिन सफेद यूनिफॉर्म वाले सदस्यों की तरह डायगोनली चलने के लिए उन्हें आरा तिरछा चलना पड़ेगा। मतलब ये कि उन्हें एक्सिस पर चलने वाले कणों के मुकाबले एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रिड पर अलग अलग दिशाओं में चलने वाले कणों को अपने एंगल के हिसाब से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। साइलस मानते हैं कि अगर हम अंतरिक्ष में यहाँ से वहाँ भागने वाली खगोलीय किरणों को मापे और हमें ये पता लगे कि किसी एक एंगल पर जाने वाली किरणों में दूसरे एंगल पर जाने वाली किरणों के मुकाबले लगातार एनर्जी की मात्रा अलग होती है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड में भी एक ग्रिड स्ट्रक्चर है। ये हमारे सिस्टम में आया एक ग्लिच है। ये संकेत है कि हमारा ब्रह्मांड शायद एक सिमुलेटेड आर्टिफिशियल तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है कि इसे देखते हुए सब ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग राय बनाने लगेंगे और फिर इस बात का पता लगाने की भी कोशिश करेंगे कि उसमें वो ग्रिड स्ट्रक्चर क्यों है और वो कुदरती है या फिर इस वजह से कि हमें सिमुलेट किया जा रहा है। अगर हम एक कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं तो जरूर एक मास कोड उसके उन सभी प्रोग्राम को चला रहा होगा जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है।
आप शायद ये सोच रहे हो कि वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो, मगर इस कंप्यूटर साइंटिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक नोट कार्ड की बदौलत उस कोड की लाइनों पर ब्रह्मांड को चला सकते हैं। आप ये मानिए कि कोई हमसे भी ज्यादा उन्नत हस्ती है जिसने ब्रह्मांड के हर पहलू के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना रखा है। एटम्स के व्यवहार, ग्रेविटी के नियमों और इंसान के जेनोम के लिए। उन सभी अलग अलग प्रोग्रामों को चलाने के लिए उस हस्ती को कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक मास्टर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती होगी। मतलब वो सॉफ्टवेयर बड़ा ही लंबा और बेहद कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक? शायद नहीं। एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट का दावा है कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए बस कोड की कुछ लाइनों की ही जरूरत पड़ती है। जर्गन श्मिडह्यूबर ल्यूगैनो स्विट्जरलैंड में बनी स्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के डायरेक्टर हैं। ये मानते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर से बना है और इन्हें मालूम है कि वो कोड कैसे बनाया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ब्रह्मांड कंप्यूटेबल है। मतलब इसकी हर चीज एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। अब आप शायद ये कहें कि कोड की 10 से भी कम लाइनों से आखिर पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाया जा सकता है। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती हैं, मगर वो है नहीं। जर्गन मानते हैं कि ये सारा खेल एक कोर प्रिंसिपल पर निर्भर है, डेटा कंप्रेशन पर। मिसाल के तौर पर आप इस नंबर को देखिए, ये इतना लंबा है कि ये पूरी दुनिया को एक बार लपेट ले और वापस भी आ जाए, और वो भी एक बार नहीं, कई बार, बार बार। इसके पीछे बड़ा ही मामूली सा कॉन्सेप्ट है, और वो है एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर यानी पाई के बीच का वो एक बड़ा ही छोटा सा कोड है। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम जो इतने बड़े और लंबे सीक्वेंस को भी कंप्यूट कर लेता है। पाई जैसे एक बहुत बड़े नंबर को कंप्रेस करके कुछ कैरेक्टर वाला एक कोड बनाना बड़ा ही आसान है। वैसा ही डेटा कंप्रेशन हमारे आसपास भी हो रहा है। आसमान में नजर आने वाले बादलों को बड़ी आसान सी इक्वेशन से रेंडर किया जाता है, जिससे वो तरह तरह की कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते हैं और मूवमेंट करते हैं। यही बात इस पूरे लैंडस्केप पर भी लागू होती है। कंप्यूटर जनरेटेड फैक्टर लैंडस्केप प्रोग्राम छोटे छोटे ट्राइंगल्स लेते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, और उस दौरान वो उन्हें अलग अलग किनारों से घुमाते हैं और ठोकते भी हैं ताकि वो बिल्कुल कुदरती जैसे नजर आएं। यही वजह है कि वर्चुअल रियलिटी में ऐसा पहाड़ या इसके जैसा कोई और पहाड़ कोड की कुछ लाइनों से ही बनाया जा सकता है। एक मामूली सा रिपीटिंग प्रोग्राम शायद बड़ी आसानी से एक वर्चुअल पहाड़ बना सकता है, लेकिन क्या वो जीते जागते जीव भी बना पाएगा? वो इंसान के कॉम्प्लेक्स व्यवहार की नकल कैसे करेगा? क्या हमारी सारी हरकतें और हमारे सारे फैसले किसी कोड के अंदर कंप्रेस किए जा सकते हैं? जर्गन का कहना है कि हम जिसे सीखना चाहते हैं वो असल में डेटा कंप्रेशन ही होता है। अगर कोई किसी अनजान शहर में जाता है तो उसके लिए कोई पता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार पता जान लेने के बाद अगली बार वहां जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। इंसान समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं, और समस्याओं का समाधान करने वाला एक माहिर खिलाड़ी उस समस्या का समाधान बड़े सरल तरीके से और तेजी से ढूंढता है। अगर जर्गन को पास के किसी पहाड़ की चोटी पर जाना हो तो वो उसके लिए कुछ बड़े ही साधारण से प्रोग्रामों की एक सीरीज की मदद लेंगे। हर वो प्रोग्राम जो एक बड़ा काम पूरा करता है उसे सब प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में एक सब प्रोग्राम को रीयूज करने की बात आती है। उसके बारे में मैंने काफी पहले जाना था और देखा था कि वो मेरे पैर की मांसपेशियों को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है और उन्हें खास तरीके से चलाता है। उसे ही हम चलना कहते हैं। करोड़ों नर्व और मसल सेल के तालमेल से ही एक साधारण सा सब प्रोग्राम बनता है। यही बात इंसान और मशीन के बीच होने वाले ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन पर भी लागू होती है। उस काम के लिए एक मशीन चाहिए जिसमें 2 पहिए लगे हों, और साथ में एक सब प्रोग्राम भी जिससे मेरे पैरों की मांसपेशियां एक खास तरीके से चले, और उसे हम कहते हैं साइकिल चलाना। लेकिन क्या हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें किसी साधारण से प्रोग्राम में कंप्रेस नहीं किया जा सकता? हाँ, हम अपनी जिंदगी की हर चीज को कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर उनका टिकट कहीं गिर गया तो, अगर उनकी ट्रेन
रास्ते में खराब हो गई है? योगन मानते हैं कि जिन्हें रैंडम या एक्सीडेंटल घटनाएं मानते हैं वो असल में रैंडम होती ही नहीं है। उन्हें वो सूडो रैंडम कहते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड को एक शॉर्ट प्रोग्राम की मदद से कंप्यूट किया जा सकता है तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक वो रैंडम नहीं हो सकता। वो भी पाई की ही तरह सूडो रैंडम ही होगा, क्योंकि असली रैंडम डेटा को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर योगन की बात सही है तब तो ना किस्मत होगी, ना इत्तेफाक होगा, ना ही हमारी कोई इच्छा होगी। मतलब ये कि हमने जो भी किया है या करना चाहते हैं वो सब पहले से ही प्रोग्राम है। हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के सारे पहलुओं को साधारण से सब प्रोग्राम में तोड़ा जा सके, लेकिन फिर एक शॉर्ट मास्टर प्रोग्राम इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करेगा? योगन कहते हैं कि इसके लिए एक आखिरी कंप्रेशन करना पड़ता है। हम एक ऐसा शॉर्ट प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर सारे पॉसिबल प्रोग्राम हों और शुरुआत सबसे छोटे से हो। फिर सारे प्रोग्राम की लिस्ट बनाना आसान होगा और तब मास्टर प्रोग्राम उन प्रोग्राम को एक निश्चित टाइम देगा जिससे उन सभी को टोटल रन टाइम में अपना अपना हिस्सा मिल सके। अगर हम सभी एक कंप्यूटर कोड के बिट्स हैं तो खुद को बड़ा मामूली समझना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन योगन मानते हैं कि इसकी वजह से हम पहले से ज्यादा अहम बन जाते हैं। अगर हम उस प्रोग्राम के एक बिट को भी बदल दें तो हो सकता है कि हम इस दुनिया से गायब हो जाएं और ये ब्रह्मांड भी बिल्कुल अलग नजर आने लगे। उस लिहाज से हम खुद को इस ब्रह्मांड का एक बड़ा अहम तत्व मान सकते हैं। हम खुद को उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि खुद को अलग करने का एक ही मतलब होगा, मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाना। अगर हमारे ब्रह्मांड की हर चीज कंप्यूटर कोड से बनी है तो इसका मतलब है कि हमें बनाने वाले बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक असल में इंफॉर्मेशन है, मैटर नहीं। अगर ऐसा है तो क्या हमें हकीकत के वो बिट्स और बाइट्स मिल पाएंगे? एक फिजिसिस्ट का दावा है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो गए हैं। उस हकीकत की बुनियाद किन चीजों की बनी है? अगर हम हर एटम और सूरज की हर किरण के अंदर और गहराई से देखें तो हमें वो फंडामेंटल पार्टिकल मिलेंगे जो मैटर और एनर्जी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। क्या उस हकीकत के बिल्डिंग ब्लॉक सिर्फ इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे बिट्स हैं? मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जिम गेट्स हमारे ब्रह्मांड की फिजिक्स और मैथमेटिक्स के उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, हम फिजिसिस्ट खुद को एक कंपनी का मानते हैं जिसका नाम है इक्वेशन आर अस, क्योंकि हम ऐसी चीजें बनाते हैं जो कुदरत को डिस्क्राइब करती है और फिर उनके सहारे हम उन चीजों का अंदाजा लगाते हैं जिन्हें कभी किसी ने देखा या सुना नहीं हो। जिम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के फंडामेंटल पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। वो खुद एक बड़े कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट के समर्थक है जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी, और इसी वजह से जिम की हर सोच पर संदेहवादियों की नजर गड़ी होती है। स्ट्रिंग थ्योरी मानती है कि हमारे अंतरिक्ष के कम से कम 10 डायमेंशन हैं और बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी अभी तक खोज भी नहीं हो पाई है। वो एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ पर टिकी है। मैं जिन इक्वेशंस को पढ़ रहा था उनके अंदर मुझे कई बड़े ही चौंकाने वाले संकेत मिले और उनके अंदर भी कुछ और इक्वेशन समाई थी। हमने उनके बारे में कई और मैथमेटिशियंस से बात की, लेकिन हमें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उन मैथमेटिशियंस की प्रतिक्रिया ऐसी थी मानो पूछ रहे हो कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। उन इक्वेशंस को आसानी से समझने लायक बनाने के लिए जिम ने उन्हें जियोमेट्री में बदल दिया। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच होने वाले इंटरैक्शन को खास 3 डायमेंशनल शेप में दिखाया और उन स्ट्रक्चर को नाम दिया एडिंक्रस। ये नाम पश्चिमी अफ्रीका के एक ऐसे सिंबल से लिया गया है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने उन इक्वेशन को जिस तरह से समझा उसी तरह से लिया और फिर उन्हें एक मैथमेटिशियन के सामने रखकर उनसे पूछा कि आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं। उन्हें देखने के बाद वो मुझे एक अलग ही कहानी सुनाने लगे, मगर हमें आपसी सहयोग का बड़ा फायदा मिला। जिम ने जब अपने एडिंक्रा मॉडल का ऐलान किया तब नए तरह के संदेह खड़े हो गए। हमारे काम को आज भी मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग माना जाता है और हमारे ऊपर आज भी संदेह किया जाता है। मेरे कुछ कलीग्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो या तो वक्त की बर्बादी है या फिर वो साइंस फिक्शन का एक काम है।
मगर हम कभी भी उसका मैथमेटिक्स बेसिस दिखा सकते हैं। ये तो सच है कि फिजिक्स में जब भी कुछ नया होता है उसके ऊपर पहले शक ही किया जाता है। लोग इस बात को नहीं समझते, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी 1905 में अपने दौर के दूसरे फिजिसिस्ट से कहीं आगे थे, पर 2 साल बाद तक वो पेटेंट ऑफिस में ही काम कर रहे थे, क्योंकि किसी भी फिजिसिस्ट को उनकी सोच सही नहीं लग रही थी। मगर उसके 2 साल बाद जब उतने ही महान एक दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि इस लड़के में दम है, ये कुछ अलग कर सकता है, तब जाकर वो संदेह के घेरे से बाहर निकल पाए। ऐसी बातें फिजिक्स में बड़ी ही आम है। जिम अभी कुछ फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन के साथ मिलकर ये पता लगा रहे हैं कि एडिंक्रस स्ट्रक्चर के सारे पार्ट एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के अंदर बंद एक चीज जिम को बड़ी ही जानी पहचानी लगी। वो चीज एक कंप्यूटर कोड जैसी लग रही थी। हमने देखा कि अगर हम 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीच के रिश्तों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसे ही कंप्यूटर साइंस में बिट्स कहते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें किसी भी इक्वेशन में उस फंडामेंटल साइंस की बात की गई है जिसमें बिट्स नजर आए हों। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि हमें अपनी इक्वेशन में वो बिट्स एरर करेक्टिंग कोड के रूप में नजर आए। उसी के सहारे तो हमारा ब्राउजर रोज काम करता है। जब हम वेब को सर्फ करते हैं या किसी और तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, तब बेहद अहम 1 और 0 आखिर उस ट्रांसमिशन में ही गायब हो जाते हैं। एरर करेक्टिंग कोड उन खत्म हुए बिट्स को भर देते हैं। वो डेटा को करप्ट होने से बचाते हैं और प्रोग्रामों को क्रैश होने से रोकते हैं। जिम मानते हैं कि उन्होंने जिन एरर करेक्टिंग कोड्स की खोज की है वो भी उसी तरह से काम करते हैं और वो सब एटॉमिक इंटरैक्शन की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। इस एरर करेक्शन के बिना जिस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं वो करप्ट हो जाएगा और तब यूनिवर्सल स्केल पर कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। तब हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि अरे, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। पहले तो जिम को ये बात सही नहीं लगी थी कि कुदरत भी एरर करेक्टिंग कोड्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें इसका एक और उदाहरण मिल गया। मैंने देखा कि नेचुरल साइंस का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें यह बहस कई दशक से चल रही है, वो है जेनेटिक्स। इंसान के शरीर में एरर करेक्टिंग कोड्स हमें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखते हैं। वो कोड्स हमारे जीनोम को स्टेबलाइज करते हैं। जेनेटिक एरर करेक्टिंग कोड्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि सेल्स किसी जीव की जिंदगी भर बिल्कुल सही तरीके से अपनी कॉपी बनाते रहे। आप खुद ही देखिए ना, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है और सेल डिवाइड होते हैं, ठीक ऐसे जैसे एक फाइटर लड़ते वक्त रिंग में खुद को बड़ी मजबूती से स्थिर बनाए रखता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस फाइटर के पास एरर करेक्टिंग कोड्स ना हो तो ऐसे में अगर उसके हाथ ही काम करना बंद कर दें तब क्या होगा? फिर उसके पैर भी काम करना बंद कर दें, फिर उसकी आंखें भी काम करना बंद कर दें। ऐसे में अगर एरर करेक्टिंग कोड्स ना हो तो वो हारने लगेगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए जूझना पड़ेगा। उसके अंदर स्थिरता नहीं रहेगी और वो कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर किसी फाइटर के पास एरर करेक्टिंग कोड्स हैं, तब भी वो कुछ देर बाद कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन अपने एरर करेक्टिंग कोड्स की बदौलत वो ज्यादा देर तक अपना दम खम बनाए रख सकता है। जब जीन्स की बुरी कॉपियां बनती है तब नतीजा होता है सेल डेथ या कैंसर जैसी बीमारियां। जेनेटिक एरर करेक्शन उस कॉपी फेलियर रेट को कम कर देता है और तब 100 करोड़ में एक कॉपी खराब बनती है। ये वो एनालॉजी है जो एरर करेक्टिंग कोड्स हमारे ब्रह्मांड जैसे किसी स्ट्रक्चर में निभाते हैं। अगर कोई और ब्रह्मांड भी है तो हो सकता है कि उनके नियम अलग हो जो कम फायदेमंद हो। थियोरेटिकल फिजिक्स के पास कई ऐसी वजह हैं जिनके दम पर हम ये सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक लौता नहीं है। अगर एरर करेक्टिंग कोड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टमों के लिए एवोल्यूशन से जुड़े हैं तो हो सकता है कि उन सभी ब्रह्मांडों के एवोल्यूशन का जोड़ा हो जो वजूद में आए, और उन ब्रह्मांडों में से जो सर्वाइवल के लिए सबसे फिट होंगे वही वक्त के साथ स्थायी रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और उसके अंदर पहले से ही स्टेबिलिटी होती है। हमारा ब्रह्मांड करीब 1400 करोड़ साल से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। शायद ये एरर करेक्टिंग कोड्स की वजह से ही इतने लंबे समय से टिका हुआ है। वो कोड्स जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल पार्टिकल्स इधर उधर ना भटके।
लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ेगी, वो गलतियां करेगा और फिर उसकी मौत हो जाएगी। या अगर जिम ने जो कोड ढूंढे हैं वो सचमुच कंप्यूटर जनरेटेड हुए, तो जो भी हमारे ब्रह्मांड को चलाता है वो कभी भी उसका प्लग खींच सकता है। शायद वो वक्त आ चुका है जब हमें अपना ब्रह्मांड बनाना हो। हमारा ब्रह्मांड कुदरती है या फिर आर्टिफिशियल? कुछ भी हो, ये एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही। तो क्या हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? अच्छा तो यही होगा कि हम एक नया ब्रह्मांड बनाएं और उसी में ही चले जाएं। ब्रसल्स के फ्री यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर क्लेमेंट विडाल मानते हैं कि हमें अपने खगोलीय अंत पर नियंत्रण बनाना होगा। इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमारा ब्रह्मांड एक दिन खत्म होगा। तो क्या हम इसे एक ब्लंट फैक्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लें? मुझे तो ये सही नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम इसकी प्रेरणा बायोलॉजी से ले, जो रिप्रोड्यूस करने की बात करती है, तो हमें भी एक नई ब्रह्मांड की रचना करनी चाहिए। हम सभी बेहतर जिंदगी चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा घर चाहते हैं, और क्लेमेंट मानते हैं कि हम अपने वंशजों को एक दिन एक बेहतर ब्रह्मांड भी दे सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। क्लेमेंट के मुताबिक हमें नया ब्रह्मांड बनाने के पहले कंप्यूटर पर कई वर्चुअल सिमुलेटेड ब्रह्मांड बनाने होंगे। हम इंजीनियरिंग की किसी भी काम की शुरुआत हमेशा उस चीज के सिमुलेशन से करते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे भविष्य में एक दिन एक उन्नत सभ्यता भी अंतरिक्ष में मौजूद ब्रह्मांडों की खोज करेगी और फिर वो उस ब्रह्मांड को चुनेगी जिसे वो बनाना चाहती है। मगर उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि उस ब्रह्मांड में जीव किस तरह से रहेंगे, और उसका पता हमें सिमुलेशन से ही लग सकता है। जब वो सिमुलेशन पूरे हो जाएंगे और हम अपने वंशजों के लिए नया घर बनाने को तैयार होंगे, तब हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी के एक बहुत बड़े सोर्स की। जब हम वो नया ब्रह्मांड बनाने लगेंगे, तब एक बार फिर से बिग बैंग जैसा कुछ होगा और तब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और उस नए ब्रह्मांड को बनाने की कोशिश में हम अपने ब्रह्मांड से कट जाएंगे, यानी उसका एक नया स्पेस टाइम स्ट्रक्चर होगा। फिर से बिग बैंग करवाना भले ही बड़ा नामुमकिन सा काम लगता है, लेकिन क्लेमेंट मानते हैं कि खास किस्म के बाइनरी स्टार सिस्टम से हमें वो जरूरी इमेजिनरी मिल सकती है। बहुत बड़े बड़े तारे जैसे कि व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार का जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल होगा। अगर उनके पास कोई और तारा हुआ, तो जो तारा ज्यादा बड़ा होगा वो अपने करीब वाले तारे की सारी एनर्जी खींच लेगा। क्लेमेंट का कहना है कि हम एनर्जी के इस जबरदस्त कंसंट्रेशन का फायदा उठा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का बहुत बड़ा रूप है। लकड़ी के ये टुकड़े उस बायोमास प्लांट में बिजली बन जाएंगे। उस बड़े तारे के पास वाले तारे की तरह ये भी व्हाइट डॉर्फ और न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जमा होने वाली एनर्जी के ज्यादा सघन रूप जैसे ही होंगे। ये बात आज भले ही नामुमकिन सी लग रही है, लेकिन इन स्टार सिस्टमों में तो आज भी टेरेस्ट्रियल पावर प्लांट है। इसमें से कुछ बाइनरी स्टार सिस्टम में एनर्जी का एक ऐसा सोर्स भी है जो एक डेंस बॉडी की ओर खींचता है और फिर उन डेंस बॉडी से समय समय पर एंट्रोपी या वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में फैलते हैं। ये एनर्जी फ्लो बड़ा ही इर्रेगुलर होता है। चलिए ये मान लेते हैं कि वो पावर प्लांट एक न्यूट्रॉन साइज का है और ये टुकड़े पास के ही एक दूसरे तारे से निकले हैं। वो इतने डेंस है कि सिर्फ एक टुकड़े का वजन भी माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है। क्लेमेंट मानते हैं कि अगर हम मैटर और एनर्जी के उस जबरदस्त कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करें, तो हम अपने ब्रह्मांड के बनावट में भी बदलाव ला सकते हैं। एक नया ब्रह्मांड बनाने के लिए हमेशा स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा और कुछ थ्योरी के मुताबिक वो स्पेस टाइम बहुत ज्यादा डेंसिटी पर फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्या हम आने वाले दिनों में उन बेहद डेंस तारों के एनर्जी को अपने वश में करने में कामयाब हो पाएंगे
और फिर स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करके अपना एक बिग बैंग कर सकेंगे। ब्रह्मांड की रचना के बारे में क्लेमोंट की थ्योरी मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक दिन उनके कॉन्सेप्ट की भी जांच की जाएगी। एक दिन मेरी बातों को भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास उन इंटरैक्ट करने वाले बाइनरी स्टार सिस्टमों से जुड़े बहुत से डेटा है। इसलिए हमें बस ये सोचना है कि हम क्रिएटिवली और साइंटिफिकली उस हाइपोथेसिस की जांच कैसे कर सकते हैं। ये तो जाहिर है कि पहले टेस्ट कंप्यूटर सिमुलेशन से ही होंगे। हो सकता है कि कुछ सभ्यताएं जो हमसे ज्यादा उन्नत होंगी वो शायद पहले से ही वो टेस्ट कर रही हों हमारे ऊपर। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसे किसी और जीव या चीज ने बनाया है। अगर ऐसा है तो क्या ये उसका एक बीटा वर्जन है जिसके साथ वो एडवांस्ड एंटिटी आज भी खेल रही है, या ये एक ऐसा वर्जन है जो लंबे समय तक चलता रहे। हो सकता है कि एक दिन हमें इस सच का पता लगे कि हम तो आज तक के एक सबसे बड़े वीडियो गेम के मामूली से किरदार हैं। क्या इस बात का पता लगने पर हमें यह लगेगा कि हमारा इस्तेमाल तो प्यादों की तरह हो रहा है, या फिर हमें यह लगेगा कि अब तो जोखिम उठाना चाहिए और जिंदगी का पूरा मजा लेना चाहिए, क्योंकि यहां कुछ भी असली नहीं। कुछ भी हो, जिंदगी नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, वो है एक बड़ा ही शानदार खेल जो हमें जीतने के लिए खेलना चाहिए।